नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। मणिपुर के मुद्दे को लेकर पिछले 5 दिन से संसद में हंगामा मचा हुआ है। कामकाज लगभग ठप है। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार कह रही है गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। और इसी हंगामे के बीच विपक्ष ने अब एक नया दांव खेला है। कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने आज मंजूरी दे दी है। अब अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, पर सवाल हैं कुछ। सवाल यह कि जिस शक्ति प्रदर्शन का नतीजा पहले से तय है, उसको लाने के लिए विपक्ष क्यों अड़ा है? लोकसभा में अकेले अपने दम पर बीजेपी के 300 से ज्यादा सांसद हैं, लेकिन तब भी विपक्षी इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? क्या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने में कामयाब हो जाएगा, या फिर विपक्ष खुद घिर जाएगा? क्योंकि याद कीजिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में ऐसा ही एक अविश्वास प्रस्ताव था, जिस पर कहा था कि वो ये शुभकामनाएं विपक्ष को देते हैं। 2023 में एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए विपक्ष। तो एक बार फिर क्या उसी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी? इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जिम्मेवारी में चूक चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस आज मणिपुर के साथ खड़ा है। लोगों का विश्वास सरकार और प्रजातंत्र से उठ चुका है। नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है। 2 दिन पहले तुम कह रहे हो कि हम इंडियन मुजाहिदीन हैं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी की है। ये तुम्हारा वार्ता, ये तुम्हारा सभ्यता, क्योंकि हम बात रखना चाहते हैं हमारे देश के एक मुद्दे पे। क्यों हमें इंडियन मुजाहिदीन बना रहे हो? आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए। जी कितना खतरा हो गया है उनको। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग हर चर्चा करने को तैयार हैं। तो आज ये क्लियरली दिख रहा है ना कि भैया चर्चा कौन नहीं चाह रहा है। तो ये लोग सही में चाहते ही नहीं, सिर्फ इसको राजनीतिकरण इसका हो रहा है। और पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो सदन के भीतर आकर देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर जवाब दे। मणिपुर के लोगों की चीखें उनके कानों तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची, इस पर जवाब दें। अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है, जब पक्ष या सरकार में जो प्रधानमंत्री थोड़ा वीक होता है। ये नंबर कितने हैं? अविश्वास में कुछ होना नहीं है, गिरना ही गिरना। प्रधानमंत्री आएंगे और वो एक एक पॉइंट का जवाब देकर धाराशाही करके और विपक्ष को कमजोर करना। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूँ कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है। 400 से 40 हो गए। सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहाँ आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। मैं आपका खास मेहमानों से परिचय कराती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलो, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, और हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। प्रियंका जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रियंका जी, संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो साफ तौर पर यह हारी बाजी है जो विपक्ष खेल रहा है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्षी गठबंधन की मंशा क्या है? गलत है कि हम लोग हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। आंकड़े जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए चाहिए 50 एमपीज के,
वो आंकड़े हमने संसद में पेश किए, गौरव गोगोई जी ने पेश किए, जिसकी वजह से वो प्रस्ताव की मंजूरी आज स्पीकर ने दी है। अब स्पीकर की जिम्मेदारी बनेगी कि इस पे चर्चा हो, और हारने जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये याद दिलाना कि देश की, दुनिया की कोई भी इलेक्टेड डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में प्रधानमंत्रियों को आना ज़रूरी बनता है और प्रधानमंत्री की जवाबदेही होती है, जिससे वो बचकर निकल रहे हैं। तो उनका जो खुद पे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है मणिपुर पर चर्चा करने के लिए, मोदी जी का कॉन्फिडेंस नहीं है कि 100 मीटर अंदर आकर वो 36 सेकंड का क्लिप फिर से हमें सुना दें पार्लियामेंट के अंदर आकर। इसलिए उनको ध्यान दिलाना और उनसे जवाबदेही मांगना कि गृह मंत्री क्यों फेल हुए, 80 दिन से ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस हो रहा है मणिपुर में, इतने लोगों की जानें जा चुकी हैं। उनसे ये पूछना कि मुख्यमंत्री पे किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही। उनसे ये पूछना कि जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है, इतने जघन्य अपराध महिलाओं पे हो जाते हैं, वो मणिपुर की तरफ गई भी नहीं है, या मणिपुर की महिलाओं से ये नहीं पूछा आप रिलीफ कैंप्स में कैसे रह रही हैं, क्या कर रही हैं, किस तरीके से उनकी तकलीफ है। दिखाता है कि असंवेदनशील सरकार है, असंवेदनशील कैबिनेट है, और कैबिनेट के मुखिया होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती है। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हमने उनको मजबूर किया है कि आकर पार्लियामेंट में उनको जवाब देना पड़ेगा। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए हम तैयार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बयान दें। ये जो जिद है ना, उसी जिद को पूरा करने के लिए विपक्ष की तरफ से यह अविश्वास प्रस्ताव, सत्ता पक्ष इसे जिद से ज्यादा और कुछ नहीं मान रहा विपक्ष की। जी देखिए, सत्ता पक्ष क्या करेगा? जिसके पास जवाब नहीं होगा तो वो इसी तरीके की मुद्देहीन बात करेंगे। बहुत स्पष्ट है, और क्रोनोलॉजी समझिए। इतने दिनों से हिंसा चल रही थी, हम बार बार मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री इस पे जवाब दें। गृह मंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उस ऑल पार्टी मीटिंग में हमसे राय पूछी, हम सब ने अपनी राजनीति से ऊपर हटकर मणिपुर के हित में कहा कि मुख्यमंत्री से आप जवाबदेही तय करें, उनसे इस्तीफा लीजिए। आप प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहे हैं, फ्रांस घूम रहे हैं, उनकी चुप्पी तुड़वाइए। और तीसरा हमने कहा ऑल पार्टी डेलीगेशन मणिपुर जाए और वहाँ के मणिपुर वासियों से ये कहे कि हम लोग सब उनके साथ हैं और हम सब नॉर्मलसी की अपेक्षा कर रहे हैं, और वो होगी। पर कोई भी 3 मुद्दों पे ना गृह मंत्री ने कोई संज्ञान लिया, और आज तक वायलेंस वहाँ पे कायम है। तो गृह मंत्री के ऊपर तो देश के प्रधानमंत्री हुए, और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है आकर पार्लियामेंट में जवाब दें। तो हम क्या मांग कर रहे हैं कि 100 मीटर दूर आपने पार्लियामेंट के ही परिसर में आपने कुछ जवाब दिया, 36 सेकंड की एक मीडिया बाइट दी, वही आप आकर पार्लियामेंट के अंदर बोल दीजिए। क्या ये दुनिया भर में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं फॉलो होती है? क्या यूके के प्राइम मिनिस्टर नहीं बात करते हैं? क्या यूरोपियन यूनियन में जो वेरियस नेशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर आकर जवाब नहीं देते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं देंगे? तो ये तो प्रजातंत्र के असूल है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा है जिसका पालन उनको करना चाहिए। ही इज नॉट अबव द पार्लियामेंट। ठीक है प्रियंका जी, आप माननीय सांसद हैं खुद, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस पर चर्चा के बाद वोटिंग होती है, और उसी वोटिंग के संदर्भ में मैंने कहा था कि संख्या बल के हिसाब से विपक्ष ये हारी हुई बाजी जो खेल रहा है, तो इसमें जब वोटिंग होगी और तमाम मुद्दे मणिपुर को लेकर, या फिर क्योंकि अब तो बात नो कॉन्फिडेंस मोशन किया गई है तो मंच खुला हुआ है, जिन भी मुद्दों को लेकर आप लोग चर्चा करेंगे, उसमें आखिर में जब वोटिंग होगी और संख्या बल के हिसाब से विपक्ष को शिकस्त मिलेगी, तो इससे कहीं दांव विपक्षी गठबंधन के लिए उल्टा तो नहीं चला जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल उल्टा नहीं जाएगा। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि विपक्ष हर रूल्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हमने अपना काम किया है प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करने के लिए। प्रधानमंत्री एक तो सबसे पहले ये लोग चाह रहे थे कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो जाए, 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाए और प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत भी ना पड़े। अरे सब पे चर्चा करिए प्रधानमंत्री जी, हम सब चर्चा करेंगे, पर आकर संसद में व्यापक बहस तो हो, 2-2.5 घंटे में टरकाने वाली बहस ना हो, पूरी व्यापक बहस हो जहां पे सारे मुद्दे पूछे जाएंगे प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनेगी कि उन सबका जवाब दें। हार जीत अलग होती है, आंकड़ों के नंबर अलग हैं जी। यहां पर प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का याद दिलाना और उनकी जवाबदेही तय करना वो इंपॉर्टेंट था। बहुत धन्यवाद, हमारी जीत होगी। बहुत धन्यवाद प्रियंका चतुर्वेदी जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मैं चर्चा खोल रही हूँ, आप सभी खास मेहमानों का रुख करेंगे जल्दी से। डॉक्टर अजय आलोक के पास लेकर चलते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, जिस बात का जिक्र यहाँ पर विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है, और इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो जवाबदेही के लिए हमने मजबूर किया है प्रधानमंत्री को, तो इससे क्या विपक्ष की ताकत का बड़ा संदेश नहीं जाएगा देश में? रोमाना जी, मुझे तो ये आश्चर्य लगता है कि मतलब क्या सोच हो गई है विपक्ष की।
एक हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक पिक्चर आई थी, जो जीता वही सिकंदर। उसमें एक गाना था, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट से ये खबर निकल कर आई है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कि एएसआई अपना सर्वे ज्ञानवापी परिसर में जारी रखेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 31 जुलाई तक मियाद भी तय कर दी गई है जब एएसआई को अपने सर्वे का काम पूरा कर लेना होगा। 4 अगस्त आप जानते हैं वो तारीख है जब एएसआई की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की निचली अदालत में रखी जानी है। हाईकोर्ट में इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष गया था, सीधे सर्वे पर रोक लगाने की मांग थी। हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। आज शाम 26 जुलाई बुधवार शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर यह कहते हुए रोक लगाई थी कि अब हाईकोर्ट जाए मुस्लिम पक्ष और वहां पर यह मामला आगे बढ़े। इस मामले में अब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है, सर्वे किया जाएगा। 31 जुलाई तक एएसआई को वक्त दिया गया है, मतलब 4 दिन का वक्त और दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी रखे और फिर 4 अगस्त वो तारीख है जब सर्वे रिपोर्ट निचली अदालत में वाराणसी की रखी जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को जो लगा है, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम जिस तरीके से चल रहा था, जो सोमवार शुरू किया था एएसआई ने, एएसआई उसे जारी रखेगा। और आइए अब रुक कर लेते हैं हम खास मेहमानों का, चर्चा कर रहे हैं हम जिस मुद्दे को लेकर। डॉक्टर अजय आलोक, आइए अपनी बात पूरी कीजिए। मजबूत विपक्ष प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया जवाब देने के लिए, क्या यह संदेश नहीं जाएगा डॉक्टर अजय आलोक? अपरिपक्व विपक्ष एक नाबालिग बच्चे की तरफ अपनी हरकतें कर रहा है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप देखिए परिणाम जानते हुए भी अविश्वास प्रस्ताव लाना और यह कहना कि हमने प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर कर दिया। अरे प्रधानमंत्री कोई पहले के प्रधानमंत्री की तरह मौनी बाबा थे कि सिग्नल मिलने पे बोलते थे? प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो धज्जियां उड़ाते हैं। अपनी धज्जी उड़वाने का शौक है तो उड़वाइए। अब ये कहते हैं कि अर्जुन को बांध चढ़ाने पे हमने मजबूर कर दिया, तो इसमें तो देश ही हंसेगा और कुछ नहीं। अच्छा है अविश्वास प्रस्ताव लाइए। दूरदर्शिता देखिए प्रधानमंत्री की कि 2018 में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 2023 में भी आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ले आए भाई साहब लोग। कौन लाए ये अविश्वास प्रस्ताव? कौन सी पार्टियां हैं? रोमाना जी, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। जवाब लूंगी आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर, लेकिन इस बीच जल्दी से एक बार फिर से हाईकोर्ट से जो बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों के सामने रख देते हैं। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम जारी रहेगा। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी रहेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करेगा ज्ञानवापी परिसर में। इस पर मोहर हाईकोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा, ये कहते हुए कि साहब सर्वे के काम को रोका जाए। जो निचली अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने का आदेश दिया था, उसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। हाँ, ढांचे को कोई नुकसान ना हो, इसका एहतियात रखा जाए, ये भी अपने आदेश में हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम जारी रहेगा, फैसला सुना दिया है अदालत ने। अभिषेक उपाध्याय, सर्वे जारी रहेगा और 31 जुलाई तक सर्वे का काम पूरा करना होगा। मियाद भी लगा दी है। देखिए अभी तक जो ये जो बातें सामने आई हैं रोमाना, ये चीफ जस्टिस ने कहा है एएसआई के ऑफिसर के उत्तर के जवाब में। उन्होंने पूछा था एएसआई के ऑफिसर से कि आपका काम कितना हो गया है। एएसआई के करने का कि 5%। उन्होंने कहा कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने 31 जुलाई तक कहा कि पूरा कर सकते हैं। तो इस पर कहा है चीफ जस्टिस ने कि 31 जुलाई तक आप पूरा कर लीजिए। लेकिन मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि ये एक ऑब्जर्वेशन, एक संवाद है। अभी ऑर्डर जारी नहीं किया गया। हमारे साथ में मोइन खान जी मौजूद हैं। अभी ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन ये बातचीत का हिस्सा है जो हम लोग बात। जी बिल्कुल, जब एएसआई के अधिकारी अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, तब उनसे चीफ जस्टिस ने पूछा और उन्होंने कहा कि अगर हमें आज से काम शुरू करने का मौका दिया जाता है तो हम 31 जुलाई तक सर्वे पूरा कर लेंगे, पूरा कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ने यह पूछा कि आप कर सकते हैं या कर लेंगे 31 तक, अगर आपको आज मौका दिया जाए। लेकिन अभी 31 तक सर्वे करने का आदेश नहीं दिया है। अभी एएसआई के जो अधिकारी हैं आलोक त्रिपाठी, उनसे सवाल जवाब चल रहे हैं। जो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन है वो भी अपनी तरफ से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष जो है वो सेकंड हाफ में जो सुनवाई शुरू हुई है अभी तक शांत बैठा हुआ है। अभी तक उसकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। बात ये रोमाना कि उन्होंने ये कहा है
कि आप 31 तक कर लीजिए और कोई डैमेज नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर को, ये भी कहा है। लेकिन मैं आपको एक अपडेट ये भी दे दूं, अभी ये भी जानकारी मिली है कि उन्होंने ये भी साथ में कहा है चीफ जस्टिस ने कि अभी एएसआई वहां पर कोई काम शुरू ना करे, क्योंकि अभी वो एफिडेविट पढ़ रहे हैं। मोइन जी, अभी वो एफिडेविट को पढ़ा जा रहा है जो एएसआई ने एफिडेविट दाखिल किया। जी बिल्कुल, देखिए जो सवाल उठाए जा रहे थे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक आशंका जताई जा रही थी कि अगर सर्वे होगा तो जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो अभी हमारे पास जो जानकारी आई है कि ASGI यानी असिस्टेंट सॉलिसिटर ऑफ इंडिया शशि सिंह जो हैं, उन्होंने बताया है कि सर्वे करने के लिए जो टीम जो है वाराणसी गई हुई थी, उसमें कानपुर IIT के जो है जो जियो फिजिक्स के रिसर्च स्कॉलर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो भी गए हुए हैं। यानी अकेले जो ASI के अधिकारी हैं वो नहीं गए हुए हैं, बल्कि कानपुर IIT के एक्सपर्ट भी गए हुए हैं। मैं चाहती हूँ आप जरा एक बार क्लियर करें दर्शकों के लिए, अभी एएसआई के सर्वे को लेकर आप ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई आदेश अभी नहीं आया है, अभी सिर्फ सवाल जवाब जो अदालत में चल रहे थे, एग्जैक्टली अभी सिर्फ वो हुआ है, अभी कोई आदेश नहीं आया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल रोमाना, एकदम क्लियर हम कह रहे हैं कि अभी कोई आदेश नहीं आया है, अभी किसी का तरह का आदेश ना समझे। एक जो सवाल जवाब हो रहा था चीफ जस्टिस और कि वहां हाईकोर्ट में जो चीफ जस्टिस और एएसआई के अधिकारी थे उनके बीच की ये वार्तालाप, बातचीत आप कहिए, जिसमें जज साहब की तरफ से अधिकारी से पूछा गया कि आप जो काम कर रहे हैं अभी तक कितना आपने सर्वे कर लिया है, तो अधिकारी की तरफ से बताया गया अभी सिर्फ 5% काम हुआ है। तो जज साहब ने पूछा कि कितना वक्त और चाहिए अगर आप काम शुरू करते हैं, तो कहा गया 31 जुलाई तक कर पाएंगे। तो ये वो संवाद का हिस्सा था। अभी सर्वे को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है, इंतजार आदेश आने का। हम एक बार फिर से रुक करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा का अपनी रुक कर रहे हैं जहां पर डॉक्टर अजय आलोक ने इस बहस को छोड़ा था, वहीं से आगे बढ़ाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत, खुद विपक्ष घिर जाएगा क्या फिर? जिस तरीके से डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ये कोई कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है। ये दो तस्वीरें हैं, ये कारगिल दिवस आज पूरा देश मना रहा है और शत शत नमन है उन शूरवीरों को जिन्होंने इस देश की अखंडता और इस सरहद के बचाव के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ये कारगिल दिवस की तस्वीरें हैं। कारगिल दिवस का एक शूरवीर मणिपुर में भी था, वो कह के रोता है और कहता है मैं कारगिल में अपने देश को तो बचा ले गया लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। ये वो व्यक्ति है जिसकी पत्नी को नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। ये वो कारगिल का योद्धा है जिसकी पत्नी की साथ ऐसी हैवानियत होने के बाद 78 दिन तक मणिपुर की सरकार ने, देश की सरकार ने सुध नहीं ली। देश के प्रधानमंत्री ने उस भयावह वीडियो के बाद पहली बार मणिपुर का नाम लिया और महज 36 सेकंड में बात करके ट्रोल आर्मी की तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर चले गए। ये बात इसलिए कहनी जरूरी है आज क्योंकि देश का सदन देश का प्रतिबिंब है। देश के विपक्ष को नाबालिग बच्चा कहना और यहां पर आके ठहाके मार के हंस के कहना देश हंसेगा देखकर, हर चीज आंकड़ों से और हर चीज हार जीत की नहीं होती है। कुछ चीजें देश की आत्मा को झकझोर देती हैं, उसमें से एक ये है। और देश की आत्मा आज चीख चीख के कह रही है कि देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मणिपुर पर सदन में आने से, बोलने से घबरा क्यों रहा है, बौखलाया हुआ क्यों है, क्यों भागे भागे फिर रहे हैं, मणिपुर पर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ बात इस पर आकर रुक जाती है कि क्या 32 लाख मणिपुरियों के लिए इस देश के सदन के पास समय नहीं है, प्रधानमंत्री के पास समय नहीं। और 10 सेकंड की एक बात मैं कहकर 10 सेकंड की बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनको अमेरिका की सदन में बोलने पर बहुत खुशी मिलती है, उत्साहित होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं। उनको भारत की सदन में बोलना अवहेलना लग रहा है क्या? उनकी शान से नीचे है भारत की सदन में बात करना? आज सवाल इस बात का है। ये आंकड़ों की हार जीत की बात नहीं, क्योंकि यहां पर देश की बेटियों की अस्मिता, इस देश के एक जलते हुए हिस्से का फ्यूचर है। आपके लिए हार जीत होगा, हमारे लिए ये न्याय की गुहार है। मैं आ रही हूं डॉक्टर अजय आलोक। ठीक है सुप्रेशनित। डॉक्टर अजय आलोक, यहां जिस तरह के तेवर कहना चाहिए इसको जो विपक्ष की तरफ से दिखाए जा रहे हैं कि साहब हार जीत की चिंता है नहीं, संख्या बल को किनारे रख दीजिए, बात आंकड़ों की है नहीं, ये बात देश की आत्मा की है जो विपक्ष कह रहा है। अगर हार जीत की चिंता किए बिना विपक्ष आकर
अपनी साख एक तरीके से, क्योंकि संख्या बल तो हम सब जानते हैं, जब वोटिंग होगी इस प्रस्ताव पर तो वो गिरेगा ही, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अगर विपक्ष इतना बड़ा दांव खेल रहा है तो क्या माना जाए ये एक मजबूत विपक्ष है? रोमाना जी, चक्कर क्या है ना कि विपक्ष को पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। जैसे अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता को पता ही नहीं कि क्या बोल गई है, बिना अपने सरकार का आंकड़ा लिए और बिना अपने नेताओं के बयान सुने हुए। 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए की पहली सपरंग सरकार ने कारगिल विजय दिवस कभी मनाया ही नहीं, और ये कारगिल का फोटो दिखा रही है। आज राशिद अल्वी का बयान है, आज का बयान, कि कारगिल दिवस को हम सेलिब्रेट क्यों करें, और ये कारगिल दिवस दिखा नहीं है। कांग्रेस को पता ही नहीं है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके नेता क्या बोल रहे हैं, प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं। अरे देश कंफ्यूज है इनके चक्कर में कि ये क्या करेंगे इनको नहीं पता है। बना लिया INDIA, और INDIA के एक सदस्य की कल रैली निकली केरला में, जहां पे कहा गया कि हिंदुओं को मार के मस्जिद के आगे फांसी देंगे और हिंदुओं को जला देंगे। और उसी मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि ये पूरी की पूरी सेकुलर पार्टी है। क्या बात कर रही है? अब मैं इनको परिपक्व नाबालिग बच्चा क्यों नहीं बोलूं? ये हैं उसी तरह की। शर्म नहीं आती है कारगिल का नाम अपने मुंह से लेते हुए? 2004 से 9 तक कारगिल दिवस मनाया नहीं। राशिद अल्वी कहते हैं कि क्यों सेलिब्रेट करें कारगिल दिवस, कारगिल का फोटो दिखा रही है मैडम। अरे मतलब पर डॉक्टर अजय आलोक, क्या ये ज्यादा शर्मिंदगी का सबब नहीं है कि कारगिल का एक वीर योद्धा जो है वो आंसू बहाता है ये कहते हुए कि मैंने देश की रक्षा की, भारत माता की रक्षा की, लेकिन मैं अपने घर की महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाया? क्या ये ज्यादा बड़ा शर्मिंदगी का सबब नहीं है? देखिए बिल्कुल रोमाना जी, प्रधानमंत्री के पहला स्टेटमेंट सदन शुरू होने के पहले क्या था? ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, ये पीड़ा है। मणिपुर में जो हो रहा है उससे हम सब स्तब्ध हैं, उसमें हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब घटना शुरू हुई उसके 3 दिन के बाद गृह मंत्री वहां गए, 3 दिन रुके, सिचुएशन कंट्रोल में आना शुरू हुआ, और उसके बाद इन्होंने वीडियो रिलीज करके फिर से आग लगा दी। एक सुनियोजित साजिश के तहत मणिपुर को ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट को भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेघालय में चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पे अटैक होता है, डीजीपी का स्टेटमेंट आता है कि यह सुनियोजित साजिश थी। अब साजिश खोल रहे हैं, और वहां पे टीएमसी के नेता गिरफ्तार हुए हैं मुख्यमंत्री पे हमला करने के आरोप में। सर, अगर इतनी सारी बातें बताने के लिए, इतने सारे मुद्दे विपक्ष को घेरने के लिए, फिर तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि 5 दिन जो मानसून सत्र के बर्बाद हुए, पहले ही दिन विपक्ष किन्हीं भी नियमों के तहत कह रहा होता, शुरू कर लेते चर्चा? क्यों ये अड़ियल रवैया कि नहीं 267 के तहत हम करेंगे, नहीं 176 के तहत हम करेंगे? एक सेकंड, मैं बारी बारी सबके पास आ रही हूं। जरा सा डॉक्टर घनश्याम तिवारी का हम रुख करना चाहते हैं। डॉक्टर घनश्याम तिवारी, मेरा सवाल यह है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्षी गठबंधन इंडिया का संदेश क्या है देश के लिए? नमस्कार रोमाना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और देश के सभी लोगों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं। कारगिल विजय दिवस ये दिखाता है कि जब देश के सूरमा, देश के बेटे हर परिवार से जो आते हैं, हर राज्य से जो आते हैं, एकजुट हो जाएं तो हम किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। और कारगिल के योद्धा की जो दुखद दास्तान है, जो उसके परिवार की दुखद दास्तान है, उस पर प्रधानमंत्री की कायरतापूर्ण चुप्पी दिखाती है कि कोई टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलते बोलते सूरमा नहीं हो जाता। न वो अटल बिहारी वाजपेयी बन पाता है, न वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बन पाता है, न वो जवाहरलाल नेहरू बन पाता है। अंत में वो वही होता है जो उसके अंदर होता है। अंदर क्या भरा हुआ है? अंदर गुजरात वाली क्रूरता भरी हुई है। अंदर वो क्रूर दिमाग भरा हुआ है जिसने हमारे सेना के जवानों को तब जहाज नहीं दिया जब सीआरपीएफ के जवान जहाज मांग रहे थे, और जिसने उस समय के राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहा आप चुप रहिए, इसके बारे में किसी को बताइए नहीं। अंदर वो क्रूरता भरी हुई है जहां पर आपको 80 दिन लगे जब एक वीडियो वायरल होता है और उससे आपके इमेज को धक्का लगता है, फिर भी आपके मुख्यमंत्री जो है वो किसी दुर्योधन दुशासन से प्रेरित होगा, जो मुख्यमंत्री आकर के टीवी पे कहे कि अरे ये तो एक वीडियो है। ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद आज खोखला नहीं, घिनौना हो गया है। इस राष्ट्रवाद में ब्रजभूषण सिंह की शामिल है, इस राष्ट्रवाद में बिल्किस बानो के रेपिस्ट शामिल हैं, इस राष्ट्रवाद में मणिपुर के वो अपराधी शामिल हैं, इस राष्ट्रवाद में हर कोई वो शामिल है जो देश में सम्मान के खिलाफ या तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, आपके पास भी आ रही हूँ, सुप्रिया जी आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन पहले जरा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है घनश्याम जी, आपने जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दे गिना दिए, कहिए प्लीज कहिए, अंतिम वाक्य आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ जी।
अंतिम बात यह कि जिस पार्टी में 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 से अधिक ऐसे सांसद, वर्तमान सांसद और विधायक हैं। आवाज में दिक्कत आ रही है घनश्याम जी, इसको ठीक कराते हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है आपका। मैं प्रदीप जी का रुख कर रही हूँ। प्रदीप जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि मुद्दा मणिपुर का था, उस पर विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग की जा रही थी, जिस पर दोनों ही पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से इस तरीके का अड़ियल रुख अपनाया गया कि सहमति बन नहीं पाई, उस पर चर्चा हो नहीं पाई। और अब यह अविश्वास प्रस्ताव, जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो जाहिर सी बात है फिर तो मंच खुल गया, फिर तो जिस चाहे मुद्दे पर जो नेता चाहे अपने मन की बात रखेगा। और ऐसे में आखिर में जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब दिया जाएगा तो सियासी तौर पर आपको क्या लगता है, इस अविश्वास प्रस्ताव से पक्ष विपक्ष में किसका नफा किसका नुकसान? देखिए रोमाना जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मणिपुर जैसी जो घटना, बर्बर घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई, वो उस पर संसद में चर्चा नियमों के ईगो में दोनों पक्षों के अटक गई और नहीं हो पाई। अविश्वास प्रस्ताव का सीधा संबंध संख्या बल से नहीं होता। विपक्ष कमजोर हो या मजबूत हो, उसको पता होता है संख्या बल के आधार पर कि अविश्वास प्रस्ताव से हम सरकार गिराने नहीं जा रहे, लेकिन उसके पास संसदीय जनतंत्र में ये ब्रह्मास्त्र होता है, जो आखिरी अस्त्र होता है वो चलता है, जिससे वो सरकार को, प्रधानमंत्री को और पूरे मंत्रिमंडल को घेर सके, देश को बता सके कि इस सरकार में क्या खामियां हैं और इस सरकार के खिलाफ हम क्यों हैं। लेकिन देखिए, जब संसद में इस तरह की बहस होती है तो जो मुद्दा बाहर जाता है, जो जिसके पास सबसे अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो एडवांटेज ले जाता है। आप याद कीजिए 1996 का 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जी, उन्होंने इस्तीफा देते हुए जो भाषण दिया था, वो भाषण पूरे देश ने कई महीनों तक सुना और उसी का नतीजा था कि 1998 में बीजेपी के फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। तो अब सवाल यह है कि कम्युनिकेशन, प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा अस्त्र है कम्युनिकेशन। यही एक मुद्दा है, एक मोर्चा है जिस पर विपक्ष कमजोर है सत्तारूढ़ दल की तुलना में। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अविश्वास प्रस्ताव आया है तो इस पर सब मुद्दों पर बात होगी, सिर्फ मणिपुर पर नहीं होगी। ठीक है सर, अच्छा बात होता कि विपक्ष पहले मणिपुर पर चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन कर लेता, उसके बाद कहता है कि हम संतुष्ट नहीं है, हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो फिर से मणिपुर पर चर्चा होती और दूसरे विषयों पर भी होती, तो विपक्ष को ज्यादा मौका मिल सकता था। सर, आप जो बात कह रहे हैं ना, उसी को लेकर चलती हूँ सुप्रिया श्रीनेत के पास। और सुप्रिया जी, यहाँ पर अब सवाल ये बड़ा हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव वाला विपक्ष का ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद अस्त्र जो है, कहीं उसको पूरी तरीके से धराशायी न कर दे और ये उल्टे विपक्ष के गले की फांस ना बन जाए? भाजपा के लिए यह सियासत हो सकती है, विशेषज्ञों के लिए यह कम्युनिकेशन हो सकता है, आपके लिए यह ब्रह्मास्त्र हो सकता है। मुझे लगता है एक संयुक्त विपक्ष इंडिया न्याय की गुहार लगा रहा है और यह उससे कम और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। न्याय होना चाहिए मणिपुर के 32 लाख लोगों के साथ जो 3 महीने से हिंसा के शिकार हैं, औरतें और बच्चे सबसे ज्यादा झुलस रहे हैं। यहां पर कुछ बातें कही गई, आप मुंह बना बना के मेरे खिलाफ, किसी के खिलाफ कहिए, लड़ाई तो आपकी हमसे थी ना। आप तो इंडिया को भला बुरा कोसने के लिए खड़े हो गए, आप तो इंडिया की स्पेलिंग को विभत्स बताने लगे, आपने तो इंडिया को टेरर ऑर्गेनाइजेशन और गुलामी के प्रतीक इस इंडिया के साथ खड़ा कर दिया। आपसे कोई अपेक्षा करे तो क्या करे? ये हंसी बहुत बदसलूकी की है, ये हंसी बेशर्मी की है। उन औरतों को सोचिए और फिर हंसिए। मैं 1 मिनट में एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं और आप फिर इस डिबेट को आगे ले जाइए। सुप्रिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा के संजय सिंह मौजूद हैं। संजय सिंह जी से हम समझना चाह रहे हैं कि संजय जी, ये जो विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, ये विपक्ष के पास बचा आखिरी विकल्प है या ये विपक्ष का ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है संजय जी। जी, आ गई आवाज जी। तो उस सरकार के सामने हम लोगों ने हर तरह से प्रयास किया। 3 दिन तक लगातार मैंने खुद 267 के तहत नोटिस दिया, मणिपुर की हिंसा पर चर्चा की मांग की। जिस दिन मुझे सस्पेंड किया गया उस दिन 27 सांसदों ने
267 के नियम के तहत मणिपुर की हिंसा पे चर्चा की मांग की। कल 50 सांसदों ने 267 के तहत मणिपुर पे चर्चा की मांग की। प्रधानमंत्री सदन में आए और जवाब दें। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि एक भी नोटिस 267 का एक्सेप्ट नहीं किया गया। हमारे पास कोई रास्ता जब नहीं बचा तो जाकर मैंने चेयर के पास कहा जी कि भाई मणिपुर की हिंसा पे चर्चा कराइए। मुझे उठा के सस्पेंड कर दिया पूरे मानसून सेशन के लिए। आज क्या स्थिति है? एक ऐसा राज्य बॉर्डर स्टेट चल रहा है पिछले 90 दिनों से, 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए भारत की सरकार बोलते हैं। संजय जी, मैं आपसे चर्चा तो करना चाह रही हूँ, आपके लिए सवाल भी कई हैं, लेकिन आवाज में बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह भी यही दिक्कत आ रही थी, आपसे बात नहीं हो पा रही थी सर, और अभी भी आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ रही है। माफी के साथ सर, मुझे आपसे चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है। हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं सर। डॉक्टर अजय आलोक का रुख कर लेते हैं तब तक। डॉक्टर अजय आलोक, जितनी बात मैं समझ पाई हूँ संजय सिंह की, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इतना अहंकार इस सरकार में, विकल्प और अच्छा प्लीज आइए सुप्रिया सुनेत, आप अपनी ठीक है प्लीज आ जाइए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, इतना गुस्सा मत कीजिए, आराम से अपनी बात रख लीजिए, फिर आ रही हूँ डॉक्टर अजय आलोक आपके पास। आइए। नहीं, गुस्सा कोई नहीं कर रहा है। जो हैवानियत हो रही है इस देश में, उसको देखकर रोष होना वाजिब है। आप में भी होना चाहिए, इस देश में भी होना चाहिए, मुझ में भी है। मैं एक बात कह रही थी और 30 सेकंड में कह के खत्म करती हूँ। इस देश के गृह मंत्री मणिपुर गए तो थे, 4 दिन रहकर आए थे, उसके बाद हिंसा भी भड़की। उनको इंटेल नहीं मिली थी कि ऐसे एक नहीं सैकड़ों वीडियो है, उनको इस वीडियो के बारे में पता ही नहीं चला। मणिपुर का मुख्यमंत्री कहता है एक नहीं सैकड़ों वीडियो है, जब ऊपर वाले कहेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। प्रधानमंत्री को 78 दिन बाद आईबी पुलिस तंत्र होने के बाद पता चला मणिपुर में क्या हो रहा है। अमेरिका, फ्रांस, हर जगह घूमा, उनको पता ही नहीं चला मणिपुर में क्या हो रहा है। आपकी राज्यपाल क्या कह रही है वही सुन लीजिए कि भयावह त्रासदी है। आपका एमएलए कह रहा है राज्य प्रायोजित हिंसा है। आपका एक एमएलए जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर लकवा मार गया उसको क्योंकि हिंसा का शिकार हो गया। अरे उनकी सुनिए, इंडिया को भूल जाइए, हमें भूल जाइए, उनकी तो बात सुनिए। लेकिन आपकी असलियत तो कल देश ने देख ली, क्योंकि आप हमसे लड़ते लड़ते इंडिया के खिलाफ खड़े हैं। इंडिया को आपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन और गुलामी के प्रतीक ईस्ट इंडिया के साथ खड़ा कर दिया। ये आपकी बदनीयती है, ये आपकी बदसलूकी, ये पूरा देश देख रहा है, आगे भी देखेगा। ठीक है, तो डॉक्टर अजय आलोक, फिर अगर इस तरीके के हमले होंगे तो संदेश तो यही जाएगा ना कि नाकामियां इतनी ज्यादा थी मणिपुर के मुद्दे पर डबल इंजन की सरकार की कि उसे छुपाने के लिए ये चर्चा टालने की भरपूर कोशिश की। लेकिन देखिए आखिरकार विपक्ष ने वो आखिरी विकल्प इस्तेमाल किया अविश्वास प्रस्ताव का और बेनकाब कर दिया डबल इंजन की सरकार को। लॉ एंड ऑर्डर पर फेलियर। डॉक्टर अजय आलोक, ऐसा है कि 3-4 मई से कोई ऐसा न्यूज़पेपर, कोई ऐसा टेलीविजन नहीं बचा जहां मणिपुर की घटनाएं ना दिखाई जा रही हों, मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही। सरकार ने कभी मणिपुर पर चर्चा टालने की बात नहीं की। सदन शुरू हुआ पहले दिन से हम चर्चा को तैयार थे। गुरिल्ला छापा मार की तरह ये अटैक करते थे, भाग जाते थे, सदन नहीं चलने देते थे, जो इनकी फितरत में आज से नहीं 2018 से। अब मैं बताता हूँ, बार बार इंडिया करिए, इंडिया नहीं है, INDIA है। और कैसा INDIA है? परिवारवाद का INDIA है, भ्रष्टाचारियों को INDIA है, जो इसमें कई जेल में है, कई बेल पे हैं, और जिन पे केस चलता है ना तो उनके कॉलर ऊपर हो जाते हैं। वैसा INDIA है। तुष्टीकरण का INDIA है, जिसकी झलक कल केरल में फिर दिखी, जिसको राहुल गांधी सेकुलर बताते हैं। वो हिंदुओं को टांग के मारने की बात करता है, जलाने की बात करता है मंदिर के आगे। ऐसा INDIA लेके आए हैं आप। कौन सा INDIA? और आपको जलन किस बात की है? भारत की प्रगति से जलन है। नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से चाय बेचते हुए निकल के देश को 9 साल में कहां से कहां ले गए, इसलिए जलन है। 11 करोड़ गरीब को शौचालय मिल गए, इसकी जलन है। 11 करोड़ किसानों के खाते में 29 लाख करोड़ रुपए चले गए, इसकी जलन है। 3 लाख करोड़ रुपए आपको चोरी नहीं करने दिया गया, लीकेज रोक दी, इसकी जलन है। किस चीज की जलन है भाई? 4 करोड़ लोगों को घर मिल गए, इसकी जलन है। इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 में आ गई, इसकी जलन है। जलन किस बात की है? जो INDIA बनाया है। अरे आधे आपके अलायंस में से तो लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता है। कोई पार्टी डेमोक्रेटिक इंडिया का नाम लेने की हैसियत नहीं है आप लोगों की। इंडिया को अब इंडिया भी नहीं बोल पाएंगे आप। लोगों को पता नहीं है, इंडिया का अपमान करते हैं, लोगों को पता नहीं है। इंडिया को खड़ा करते हैं मुजाहिदीन के साथ, इंडिया को खड़ा करते हैं दूसरा तक। अब बनाने चले INDIA। दोबारा आपके पास आ जाऊंगी, प्लीज प्लीज बारी। और एक मिनट, ये कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भैया किसने बनाया? एक विदेशी ने। क्या सोच के बनाया? एओ ह्यूम ने बनाया, विदेशी।
पहली पूरे विश्व की ऐसी पार्टी जिसके फॉर्मेशन एक है, विदेशी ने की। उस पर बहुत ये चर्चा अंग्रेजों हो का चुकी टूल है। किट था, इंडिया पॉलिटिकल टूल चर्चा किट था, बहुत हो हिंदुस्तानियों चुकी को है बेवकूफ विपक्षी बनाई। गठबंधन और आज तक बेवकूफ बना रहे। आज यहाँ कुछ मुद्दा होता है कुछ और भागते है। हैं विदेश। आज मुद्दा अविश्वास प्रस्ताव है। आज मुद्दा ये है कि जब विपक्ष ये जानता है कि संख्या बल उसके पास नहीं है, बावजूद इसके अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया, आ रही हूं मैम, आ रही हूं, विपक्षी गठबंधन इंडिया अगर अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो फिर ये दाव जो विपक्ष खेल रहा है इससे हासिल किया। ये तमाम मुद्दे हैं। जल्दी से घनश्याम जी का रुख कर रही हूं, सुप्रिया जी आ रही हूं उसके पास, आपके पास। घनश्याम जी, लेकिन यहां जिस तरीके से अभी आप बता रहे थे नाकामियों की भरमार सरकार की, पर दूसरी तरफ से तो उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त लेकर सरकार तैयार है ना। वहां पर गिनाने के लिए नाकामियां राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल तक की होंगी और सरकार के पास अपनी उपलब्धियों की फहरिस्त भी तैयार। तो फिर इसको काउंटर कैसे करेंगे सर? देखिए, जो प्रधानमंत्री, मान लीजिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, 9 साल हो गए हैं और सबसे प्रचंड बहुमत भी है, फिर भी प्रधानमंत्री संसद पे ताला लगा देता है क्योंकि वो अपने दोस्त का नाम नहीं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो वो है कि अपने दोस्त को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनाने का ख्वाब लगभग पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उस उपलब्धि को बताने की वजह संसद पे ताला लगा जाती है। पिछले सत्र की बात है। इस सत्र में मुझे लगता है इस डिबेट शो को जो भी देश का नागरिक देख रहा होगा वो ये मानता होगा कि ये कोई कायर प्रधानमंत्री ही हो सकता है कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद, इतनी बड़ी घटना होने के बाद, 3 महीने गुजर जाने के बाद, चाहे कोई स्वतंत्रता सेनानी है उसके परिवार को भस्म कर दिया गया या कारगिल का योद्धा है उसके परिवार को इस तरीके से ध्वस्त किया गया, देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के एक शब्द नहीं बोल पाता। ये तो शर्मनाक है। मैं नहीं समझता कि देश ने ऐसे क्रूर और कायर सोच के साथ किसी को प्रधानमंत्री बनाया होगा, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री एक क्रूर और कायर सोच प्रदर्शित करने लगे तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है विपक्ष की और इंडिया की। ठीक है सर, उस इंडिया की जिसकी प्रधानमंत्री तुलना करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हम एक बार फिर से जरा बात करने की कोशिश करते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद। इंडिया नाम लेने पे वो आता है सर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा बात करने की कोशिश करते हैं। संजय सिंह जी को लेकर आइए जरा फ्रेम में मेरे साथ। संजय सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है ना अब आपको? सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी की मंशा है। मेरी आवाज मिल रही है संजय जी? तो प्लीज जवाब दीजिए। मुझे लगता है आवाज नहीं मिल रही है, अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन यहां जो मंशा सामने निकल कर आ रही है विपक्ष की तरफ से, क्या आपको लगता है कि इसमें विपक्ष कामयाब हो जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव मतलब सीधे प्रधानमंत्री की घेराबंदी और प्रधानमंत्री मतलब बीजेपी और सरकार का ट्रम्प कार्ड। डॉक्टर अजय आलोक। रोमाना जी, किसी को सेल्फ गोल करने में इंटरेस्ट हो ना तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। करते रहिए सेल्फ गोल। हम कहां से गिरेंगे? चुनौती तो विपक्ष के पास है। 2018 में लेके आए थे ना अविश्वास प्रस्ताव, हमारे खिलाफ 129 वोट पड़ा था। इस बार जरा 129 क्रॉस करके दिखाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो विपक्ष के पास है, हमारे पास नहीं है। हम तो 329 हैं और 329 से ऊपर जाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ आज लिख के दे रहा हूं, क्योंकि वाईएसआर, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी सब हमारा समर्थन करेंगी। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, हम 329 क्रॉस करेंगे। इनकी चुनौती है कि 129 क्रॉस करें। और दूसरी बात घनश्याम जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए तुम का प्रयोग मत कीजिए। संस्कार हैं आपके, बिहारी हैं आप, अपने संस्कार याद रखिए, आपके पिता तुल्य हैं। जो शब्दों का चयन आप कर रहे हैं ना, वो आपके पैथोलॉजिकल हेट्रेड को दिखाता है, जो कि कहीं से ठीक नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा का कम करने का अधिकार आपको नहीं दिया किसी ने। ठीक है, सुप्रिया जी आइए प्लीज। मुझे संजय जी के पास जाना है, लेकिन जल्दी से सुप्रिया जी से लास्ट कमेंट लेते हैं इस शो में। सुप्रिया जी प्लीज आइए। सेल्फ गोल विपक्ष का। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि अगर प्रधानमंत्री घबराए हुए, बौखलाए हुए, भागे भागे नहीं फिर रहे होते तो 1 महीने पहले सीना ठोक कर बोलते थे एक अकेला 38 का कुनबा नहीं जुटाना पड़ता। जिसको 70,000 करोड़ का आरोपी बताया भ्रष्टाचार का, उसको अगले दिन सवेरे गले नहीं लगाना पड़ता। परिवारवाद पर बोलने की आप लोग की हैसियत रह गई है। चिराग पासवान को गले लगाकर आप खड़े हैं, एक लंबी फहरिस्त आपकी, आप परिवारवाद पर बोलिएगा।
भ्रष्टाचार और आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो दुनिया ने देख ली है। गांधी परिवार के चरण चुंबक बने रही है। प्रधानमंत्री गांधी परिवार के चरण चुंबक बने रही है, उसी में आपको आनंद आता है। चुनाव मत पागल लग रहे हो। चरण चुंबक आपको अच्छा लगता है, चरण चुमते रहिए गांधी परिवार के। यहाँ बहस में जिस तरीके का अंदाज नजर आ रहा है, यकीन मानिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो बिल्कुल इसी तरीके के तीखे तेवर पक्ष विपक्ष की तरफ से सदन में भी देखने के लिए मिलेंगे। और इस बीच एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी से, जो संसद भवन परिसर में ही मौजूद हैं, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं जब से उन्हें इस मॉनसून सत्र के लिए सदन से निलंबित किया गया है। संजय जी बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, एक बार फिर से ट्राई करते हैं सर। सवाल वही है, ये आखिरी विकल्प जिसको आप कह रहे हैं, सरकार का अहंकार जिसने मजबूर कर दिया इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि पिछली बार जब अविश्वास प्रस्ताव इसी तरीके से विपक्ष लेकर आया था तो फिर खुद घिर गया था, क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा? देखिए, अभी मैं आपके चैनल पे ही देख रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पहली बार नेहरू जी के खिलाफ आया और वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत के सबसे बड़े समाजवादी नेता। सदन में चर्चा हुई थी जनता के मुद्दों पर और संख्या बल तो उसमें उस समय भी साथ नहीं था। 15 बार इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आया, उस समय भी संख्या बल साथ में नहीं था विपक्ष के। एक बार राजीव गांधी जी के खिलाफ भी आया, जिनके पास 415 की मेजॉरिटी थी, उस समय भी विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। 3 बार मुरारजी भाई के खिलाफ, 3 बार लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ आया, उस समय भी विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। तो सवाल ये नहीं है कि जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाएं तो जरूरी है कि वो सरकार गिर जाए। कई बार ये भी होता है कि जब आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कहीं आप बोल नहीं सकते, कहीं आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते, महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, किसानों के सवाल पे, मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हो रही है एक बॉर्डर स्टेट में, जब वो सवाल आपको उठाने नहीं दिया जाता, तो ये एक माध्यम है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो टीम इंडिया के सांसद हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो सदन के अंदर अपनी बात को उठाएंगे और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब तक मणिपुर पर जवाब देने से भागते रहे और ये बहुत दुख की बात है रोमाना जी कि आप मुझे बताइए 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसमें भी राजनीति करते हैं, और अब जब उनसे कहा जा रहा है कि सदन में आके जवाब दीजिए तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम बोल देंगे। क्यों भाई, आप क्यों बोल देंगे? हमारे प्रधानमंत्री तो इसरो के वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, रेलवे के इंजीनियर भी हैं, वो चीता के एक्सपर्ट भी हैं, 3-3 दिन चीता के साथ फोटो खिंचाते हैं, हर तरह के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पे बात करनी हो, राफेल की डील करनी हो, हर तरह का हुनर तो प्रधानमंत्री जी में है। ठीक है सर, तो मणिपुर की हिंसा पे क्यों नहीं बोले? बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। सुविधाजनक सत्य कैसे बोलेंगे प्रधानमंत्री? इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रहा है कि जो हमने चाहा कि मणिपुर के मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री बयान दें, आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव लाकर वो करने में विपक्ष कामयाब हो गया, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में ये नियम है, चर्चा के बाद प्रधानमंत्री जवाब देते हैं और साथ ही साथ इस पूरे मामले में देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की हुंकार विपक्ष की तरफ से भरी जा रही है इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।